हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं वो लेकर के आ रहा हूं और इन किताबों को अपन लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ रहे हैं। ये कक्षाएं उन सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो राजस्थान के अंदर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो किताबें हैं ये आपके राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का जो बेसिक होता है वो आपका बहुत स्ट्रांग करेगी। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो एकदम जो है आप कहते हैं ना कि हार्ड लेवल का क्वेश्चन आया, सर ये क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आया, ऐसा फैक्ट्स कहां से आ गया, ऐसे क्वेश्चंस जो है इन्हीं किताबों से हमें देखने को मिलते हैं। हम लोगों ने कक्षा 9 की जो राजस्थान अध्ययन की किताब है उसे पूरा कर लिया है। हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में वह किताब पूरी अवेलेबल है। उसके बाद में कक्षा 10 की राजस्थान अध्ययन अपन पढ़ रहे हैं और ये भी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। आज हम जो है राजस्थान के जो प्रमुख राजवंश वाला चैप्टर था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, हमने कल जो है बूंदी के अंदर जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था उसको पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जयपुर के अंदर जो उत्तराधिकारी संघर्ष होने वाला है उसके बारे में। तो जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मराठा है वो राजस्थान में तीन उत्तराधिकारी संघर्षों की वजह से ही एंट्री कर पाते हैं। पहला बूंदी, दूसरा जयपुर और तीसरा जोधपुर। ठीक है, चलिए जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष के बारे में बात करते हैं। 1708 ईस्वी में, कब? 1708 के अंदर सवाई जय सिंह जो जयपुर के शासक हैं ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय, कौन? मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की एक पुत्री है चंद्रकुंवर बाई। कौन है? चंद्रकुंवर बाई। उस चंद्रकुंवर बाई से विवाह किया था। किसने? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने जब चंद्रकुंवर बाई से विवाह किया तो विवाह से पूर्व जय सिंह ने एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए थे। इकरारनामे का मतलब है आज के जमाने में जो स्टाम्प पेपर पर साइन करवाते हैं ना, वही इकरारनामा। यानी एक तरह से जो है उन्होंने उसमें कुछ लिख के दिया था कि ये मैं जो है ऐसा ऐसा करूंगा, इस टाइप का एक इकरारनामा था और उसके ऊपर हस्ताक्षर किए। किसने? सवाई जय सिंह ने। अब सवाई जय सिंह ने जो इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए हैं वो देखिए क्या गुल खिलाएगा। तो जिसमें मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र को ही, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, जयपुर के राज्य सिंहासन पर बैठाने की बात कही गई थी। आप लोग देख रहे होंगे और हिस्ट्री में ये चीज तो आपको समझ में आ ही रही होगी कि कहीं ना कहीं जो राजा है वो अगर चाहे और अगर जो है उनकी अपोजिशन पार्टी जैसे कि उसके पत्नी का जो परिवार है वो अगर चाहता था तो वो क्या करता था, शादियों से पहले इस टाइप का इकरारनामा या इस प्रकार का वचन दिलवा देता था कि जो अब जो पुत्र उत्पन्न होगा, या हमारी जैसे कि यहाँ पर अमर सिंह है, इनकी पुत्री है चंद्र कुंवर बाई, उसके साथ में इन्होंने एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए कि अब जो पुत्र उत्पन्न होगा वह चाहे छोटा हो, उसी को जो है हम जयपुर का राज सिंहासन पर शासक बनाएंगे। अब इससे क्या होगा, तो 1722 ईस्वी में जय सिंह की खींची रानी जो थी जिसका नाम था सूरज कुंवर, तो मेवाड़ी रानी तो कौन है? चंद्रकुंवर बाई। एक खींची रानी और है जिसका नाम है सूरज कुंवर, ने एक पुत्र जन्मा और उसका नाम था ईश्वरी सिंह। क्या नाम है? ईश्वरी सिंह। इस ईश्वरी सिंह के बारे में आपने अभी पीछे भी सुना था। अब 1728 में मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुंवर बाई से भी जो है एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम होता है माधो सिंह। तो ये ध्यान रखिएगा, माधो सिंह जो है वो मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुंवर बाई का पुत्र है, जबकि जो ईश्वरी सिंह है वह जय सिंह का ही पुत्र है, लेकिन वो खींची रानी सूरज कुंवर का पुत्र था। तो दोनों की ये पिताश्री तो एक ही है, सवाई जय सिंह, लेकिन दोनों की माताश्री जो है वो अलग अलग है। आपके ईश्वरी सिंह की माताजी का नाम मिलता है सूरज कुंवर और वो एक खींची रानी थी। वहीं पर आपके माधो सिंह के माता का नाम मिलता है चंद्र कुंवर बाई, जो मेवाड़ की राजकुमारी थी। अंततः जय सिंह के बाद माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में उत्तराधिकारी का जो है संघर्ष निश्चित हो गया। क्यों?
क्योंकि बड़ा कौन है, 1722 में जन्म किसका हुआ है, तो ईश्वरी सिंह का, तो बड़ा तो वही होगा। 6 साल बाद 1728 में जन्म किसका होता है, तो माधो सिंह का। लेकिन अब इकरारनामे के अनुसार सवाई जय सिंह जो है शासक किसे बनाएंगे, तो वो शासक बनाएंगे आपके माधो सिंह को। और इसलिए ईश्वरी सिंह बड़ा है तो उसकी माता और वह तो यही चाहेंगे कि वह जयपुर के राज सिंहासन पर बैठे, पर इकरारनामे के अनुसार और चंद्र कुंवर बाई जो द्वितीय रानी है उसके अनुसार कौन बैठेगा राज सिंहासन पर, माधो सिंह। तो अब माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में क्या होगा, संघर्ष होगा, उत्तराधिकारी संघर्ष। अब उत्तराधिकारी संघर्ष में कौन कहां से आएगा वो देखिए। तो अब सितंबर 1743 ईस्वी में जब आपके जय सिंह की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में उनके ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह जो है गद्दी पर बैठ गए। वो क्या हो गए, गद्दी पर बैठ गए। किंतु माधो सिंह ने जो 1708 ईस्वी का इकरारनामा था, उस इकरारनामे के आधार पर जयपुर की राज गद्दी पर जो है दावा किया। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई जो हमारे पिताश्री है सवाई जय सिंह जी, उन्होंने 1708 में जो इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए थे कि जो भी चंद्र कुंवर बाई का पुत्र होगा वो शासक बनेगा, तो मैं हूं, इसलिए उन्होंने दावा किया कि जयपुर की राजगद्दी मुझे मिलेगी। इस प्रकार ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में ग्रह कलह आरंभ हो गया। दोनों पक्षों की ओर से मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न आरंभ हो गए। अब देखो दोनों ही क्या चाह रहे हैं, ईश्वरी सिंह भी किसके पास गए, मराठाओं के पास में, और माधो सिंह भी किसके पास में गए, मराठाओं के पास में सहायता प्राप्त करने के लिए। दोनों पक्षों ने ट्राई किया। अब माधो सिंह की ओर से तो कौन आ रहा है, तो मल्हार राव होलकर से सैनिक सहायता प्राप्त की गई। ठीक है, तो माधो सिंह की सहायता करने के लिए कौन आया, मल्हार राव होलकर जो है वो आते हैं माधो सिंह के पक्ष में। वो चाहते हैं कि माधो सिंह जो है वो जयपुर के शासक बने, और इसके बदले में जो महाराव होलकर है उन्होंने 20 लाख रुपए देने का जो है आश्वासन दे दिया। किसने, माधो सिंह ने। लेकिन दूसरी तरफ जो ईश्वरी सिंह है, उस ईश्वरी सिंह ने राणोजी सिंधिया से सहायता प्राप्त कर ली। और अब देखिए कैसे मराठा जो पेशेवर एक तरह से जो है भाई हेल्प करने वाले थे, पैसा लेते थे और दूसरों की हेल्प करते थे, इतने ये एक पावरफुल थे कि इनसे लोग जो है सहायता मंगवाते थे। ठीक है, एक तरह से भाड़े के जो गुंडे टाइप में लोग होते हैं ना, उस टाइप का इनका पहले ये कार्यकाल हुआ था। बाद में फिर इन्होंने धीरे धीरे शासन भी किया है, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसके पास में दिमाग है वो तो आगे बढ़ ही जाता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, 20 लाख रुपए तो ले लिए महाराव होलकर जी ने। उधर राणोजी सिंधिया जो है ईश्वरी सिंह के सपोर्ट में आ गए। फरवरी 1745 ईस्वी में, फरवरी 1745 ईस्वी में माधो सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई कर दी, किंतु ईश्वरी सिंह ने अपने मराठा साथियों की सहायता से माधो सिंह और उसके सहयोगियों को परास्त करके खदेड़ दिया। किसने, ईश्वरी सिंह ने, क्योंकि ईश्वरी सिंह की सहायता कौन कर रहा है, राणोजी सिंधिया। तो इस वजह से जो है, और वो भी बात है दूसरी ओर ये भी था कि ईश्वरी सिंह जयपुर का शासक है, और जयपुर का शासक है तो उसके पास में अथाह भंडार है, उसके पास बहुत सारा पैसा है। तो वो हो सकता है कि मुंह मांगी रकम जो है राणोजी सिंधिया को दी गई हो, तो फिर जो है इस वजह से भी हो सकता है कि राणोजी सिंधिया जो है पूरी सेना लेकर के आए हो। वहीं पर जो महाराव होलकर जी है उनके पास में जो है हो सकता है 20 लाख रुपए की बात करी थी, तो 20 लाख के अनुसार ही सहायता करी होगी। इस वजह से जो है यहाँ पर जो है माधो सिंह हार जाते हैं। लेकिन माधो सिंह ने फिर एक बार फिर से जो है क्या करा, जो मल्हार राव होलकर है उनसे सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए उन्हें एक प्रतिनिधि को कालपी में भेजा और उनको कहा कि भाई वापस से आप मेरी सहायता के लिए आइए। सैनिक सहायता के लिए उसे 2 लाख रुपए देने का भी वचन दिया। तो अब महाराव होलकर ने क्या किया, अपने जो पुत्र थे खांडे राव, कौन है इनके पुत्र, खांडे राव को 1000 सवारों के साथ में इन तीनों राजपूतों की सहायता करने के लिए भेज दिया। ठीक है, किसने, महाराव होलकर ने अपने पुत्र खांडे राव को जो है 1000 सवार देकर के सहायता करने के लिए भेज दिया। अब इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि 1 मार्च 1747 ईस्वी में, कब, 1 मार्च 1747 ईस्वी को दोनों पक्षों के बीच में राजमहल नामक जो स्थान था वहां पर पुनः जो है युद्ध हुआ। और राजमहल का जो युद्ध हुआ इसमें ईश्वरी सिंह पुनः जो है विजयी हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ईश्वरी सिंह जो है यहाँ पर 2 बार जीत रहा है। देखो माधो सिंह ने एक बार तो क्या करा,
भाई जब है अपने महाराव होलकर से सहायता मांगी और फिर भी जो है ईश्वरी सिंह उन्हें हरा देता है। दूसरी बार पुनः राजमहल नामक स्थान पर युद्ध होता है, वहां पर भी ईश्वरी सिंह जो है विजयी रहता है। ठीक, फिर राजमहल के युद्ध तक जो है पेशवा का बहुत कुछ झुकाव जो है किसकी ओर है, ईश्वरी सिंह की ओर था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि राजमहल के युद्ध के बाद में जब महाराणा जगत सिंह जो कि है मेवाड़ के राणा, तो महाराणा जगत सिंह जो कि मेवाड़ के शासक है, उनकी ओर से अधिक रुपया देने का लालच दिया गया और तब जो है ऋण भार से दबे हुए पेशवा ने ईश्वरी सिंह का साथ देना छोड़ करके माधो सिंह का पक्ष ले लिया। अब ऑब्वियसली बात है कि भाई माधो सिंह अल्टीमेटली भाणेज किसका, मेवाड़ का। मेवाड़ के शासक कौन अभी, महाराणा जगत सिंह। अब महाराणा जगत सिंह अगर शासक है तो मेवाड़ के भाणेज का ही पक्ष लेंगे। तो भाई भाणेज का पक्ष लेने के लिए उन्होंने क्या करा कि जो पेशवा थे जो पहले ईश्वरी सिंह का सपोर्ट कर रहे थे, महाराणा जगत सिंह ने कहा कि मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा पैसा दूंगा, तुम मेरी ओर से लड़ो। मैं कह रहा हूं कि माधो सिंह का सपोर्ट करो, तुम माधो सिंह का सपोर्ट करिए, मैं तुम्हें अथाह पैसा देने की वचन देता हूं। और पेशवा जो है उस समय पर ऋण में दबे हुए थे, तो उन्होंने पैसों के लालच में आकर के किसका सपोर्ट करेंगे, अब माधो सिंह का। अब जब माधो सिंह का सपोर्ट करेंगे तो अब माधो सिंह जो है शासक बनेंगे। तो इसके बाद में बगरू नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर, बगरू नामक स्थान पर मराठों के साथ में ईश्वरी सिंह की मुठभेड़ हुई और 6 दिनों तक जो है बगरू नामक स्थान पर युद्ध चला। कितने दिनों तक, 6 दिन तक युद्ध चला और ईश्वरी सिंह पराजित हुआ। यद्यपि इस समय पर जो जाट शासक भरतपुर के हैं सूरजमल, उन्होंने ईश्वरी सिंह की तरफ से लड़ते हुए बड़े साहस का परिचय दिया था। तो ये बात भी ध्यान रखें कि ईश्वरी सिंह के सपोर्ट में कौन जाट शासक आया था, तो वो थे सूरजमल। ठीक है, जो कि बहुत ही एक शक्तिशाली शासक हुए हैं, जिनके नाम पर आज भी भरतपुर के अंदर कॉलेजें चल रही है। मैंने आपको भरतपुर के जाट वंश के बारे में पीछे बता दिया है। अब फिर भी हार कौन गया था, ईश्वरी सिंह हार गए और माधो सिंह को जो है 4 परगने देने और उमेद सिंह को बूंदी का राज्य लौटाने तथा मराठों को भारी धनराशि देने का वायदा करने को विवश होना पड़ा। ठीक है, तो ईश्वरी सिंह जो है पराजित हो गए। जैसे ही ईश्वरी सिंह पराजित हुए तो फिर ईश्वरी सिंह को जो है हार माननी पड़ी। हार मानी तो उन्होंने फिर जो है कुछ वादे करे। क्या क्या वायदे करे, तो एक तो 4 परगने बोले माधो सिंह जी को दे दूंगा मैं। ठीक है, मतलब उनके छोटे भाई को जो है 4 परगने देने की बात हो गई। दूसरा, उमेद सिंह जो कि उमेद सिंह राव जो कि आपके पता होगा बूंदी के शासक थे, उनको वापस से बूंदी राज्य लौटाने का वादा किया गया और मराठाओं को जिन्होंने सपोर्ट किया था उनको जो धनराशि है वो देने का वादा कर दिया। अब बगरू का युद्ध जो है वो अगस्त 1748 के बाद में, बगरू का युद्ध कब हुआ, अगस्त 1748 में। उसके बाद में ईश्वरी सिंह ने जो रुपया मराठों को देने का वायदा किया था वह उन्हें नहीं दे सका, क्योंकि अब जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि पराजित हुआ है। तो पराजित होने से उन्होंने जो है बहुत कुछ धन तो पहले भी दिया था, बाद में परगने भी चले गए, बूंदी का राज्य चला गया, मराठाओं को और ज्यादा धन देना पड़ा, तो वो जो है धन देने में सक्षम नहीं थे। अब धन देने में विवश नहीं हो सके। अब होलकर ने इस धन की वसूली हेतु क्या करा, जयपुर की ओर बढ़ना शुरू किया और मार्ग में उससे जयपुर का राजदूत जो है 2 लाख रुपयों के साथ में मिल गया। अब होलकर जो है जयपुर की ओर बढ़ जाते हैं, तो ये बात जो है ईश्वरी सिंह को पता चली। अब ईश्वरी सिंह को डर था कि अगर जो है मैंने पैसा नहीं दिया तो हो सकता है कि मुझे जो है अब राजगद्दी त्यागनी पड़ जाएगी या फिर मुझे मार डालेंगे। तो इसलिए उन्होंने अपने राजदूत को 2 लाख रुपए, ब्रांड एम्बेसडर जो कहते हैं राजदूत मतलब, तो उन्हें जो है 2 लाख रुपए दे करके जो है भेजा। पर होलकर जो है इस राशि से खुश नहीं था, उसने जयपुर की ओर बढ़ना जो है जारी ही रखा। जयपुर के राजदूत ने लौट करके जब ईश्वरी सिंह को यह सूचना दी तो ईश्वरी सिंह जो है बड़ा भयभीत हुआ, क्योंकि मराठों को देने के लिए उसके पास में रकम नहीं थी। तब निराश होकर के 13 दिसंबर 1750 ईस्वी, कब, 13 दिसंबर 1750 ईस्वी को ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर सारे राजनीतिक जंजालों से अपने आप को आजाद कर लिया।
तो इस प्रकार से आपको समझ में आएगा कि ईश्वरी सिंह जो है किस प्रकार से जो है अपने आप को मौत के घाट उतार देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने राज्य को प्राप्त करने के लिए जो मराठाओं से सहायता प्राप्त करी थी, लेकिन मराठाओं से सहायता प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं था। उनसे सहायता तो मिल गई, लेकिन उनके पास में जो है देने के लिए जो धन था वो नहीं होने के कारण वो भयभीत हुए और फिर उन्होंने 13 दिसंबर 1750 को आत्महत्या कर ली। ठीक है। इसके बाद में अब होलकर ने जो है फिर माधो सिंह को बुलाया। भाई अब तो जो है शासक कौन बनेगा? ईश्वरी सिंह के बाद तो सीधी सी बात है माधो सिंह। तो माधो सिंह जी को बुलाया होलकर ने और उसे जयपुर की राजगद्दी पर बिठा दिया। माधो सिंह के गद्दी पर बैठते ही मराठों ने उसके सामने धन संबंधी जो अपनी लंबी चौड़ी मांग थी वो पूरी रख दी कि भाई ये हमारा पूरा बकाया हिसाब है, ये दे दो, हमने आपको शासक बना दिया, अब आप शासक बने रहो, हमारा हिसाब क्लियर करो, हम हमारे रास्ते, आप आपके रास्ते। लेकिन माधो सिंह मराठों को सबक सिखाना चाह रहा था। ठीक है, उसे ये था कि भाई अच्छा तुमने ईश्वरी सिंह का सपोर्ट किया था, अब जाओ, अब मैं तुम्हें 1 रुपया देना नहीं चाहता। वो सबक सिखाना चाह रहे थे। इस कारण से 10 जनवरी 1751 को, कब? 10 जनवरी 1751 को उसने एक सुनहरा अवसर मिल गया और इस दिन लगभग 4000 मराठों ने नवनिर्मित जयपुर नगर के कलात्मक मंदिरों व बाजारों को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। दोपहर में माधो सिंह ने नगर के सभी द्वार जो है फिर बंद करवा दिए। क्या कर दिया? सभी के सभी जो द्वार थे वो बंद करवा दिए और अचानक राजपूत सैनिकों और नागरिकों ने मराठों का जो है कत्लेआम शुरू कर दिया। ये किसकी चाल थी? माधो सिंह की। माधो सिंह ने क्या करा कि जितने भी मराठा वगैरह थे उनको जयपुर जो नगर, एक नया नगर बसा था, उसको देखने के लिए, वहां की साज सज्जा को देखने के लिए, वहां के बाजार को देखने के लिए लोग आए हुए थे। उन्होंने फिर जयपुर शहर के सभी दरवाजे बंद करवा दिए और जयपुर के जो राजपूत सैनिक हैं उनको और वहां के नागरिकों को कह दिया कि आप मराठाओं का जो है कत्लेआम शुरू कर दीजिए। और मराठाओं का कत्लेआम शुरू हुआ। राजस्थान की राजनीति में राजपूत मराठा संघर्ष की एक नई उलझन जो है फिर यहीं से क्या हो जाएगी? आरंभ हो जाएगी, क्योंकि अब मराठाओं के मन में भी एक जो है क्या आएगा? गुस्सा आएगा। अब उन्हें जो है बदला लेने की इच्छा जगेगी, जो आगे चल करके इन दोनों जातियों के साथ साथ राजस्थान के लिए भी एक घातक सिद्ध होगा। तो राजपूत मराठा संघर्ष जो है वो कहां से शुरू होता है? तो वो जब माधो सिंह जयपुर के शासक बनते हैं ईश्वरी सिंह की आत्महत्या के बाद में, तब जो है फिर पूरे राजस्थान के अंदर राजपूत मराठा संघर्ष शुरू होता है। अब हम ने जो है जयपुर के अंदर जो उत्तराधिकारी संघर्ष था उसको समझ लिया। सवाई जय सिंह के 2 पुत्र हैं, एक ईश्वरी सिंह और एक माधो सिंह। माधो सिंह मेवाड़ के जो है भाणेज है, यानी मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुंवर बाई के पुत्र हैं। और वहीं पर जो ईश्वरी सिंह है वो खींची रानी सूरज कुंवर के पुत्र हैं और इन दोनों के बीच संघर्ष होता है और 3 जो है पहला युद्ध वो लड़ते हैं, फिर दूसरा आपके राजमहल स्थान पर, फिर बगरू पर और फिर अंततः वो जो है आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये कहानी खत्म हुई। इसी के साथ में अब हमारा जो है तुंगा का युद्ध की बात करते हैं। कौन सा युद्ध? तुंगा का युद्ध। अब तुंगा का जो युद्ध है वो कहाँ लड़ा गया, कब लड़ा गया, किसके बीच लड़ा गया, ये पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए, जयपुर राज्य और मराठों के मध्य में चौथ जो है एक कर हुआ करता था, उस चौथ को लेकर के बार बार विवाद होता था। बेसिकली ये था कि मराठा जो राजपूतों से अपना धन वसूलते थे एक टैक्स के रूप में, वही चौथ कहलाता था। तो जयपुर के शासक और मराठाओं के बीच में चौथ को लेकर के बार बार विवाद होता रहता था। फलस्वरूप मराठे जो है महादजी सिंधिया के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? महादजी सिंधिया के नेतृत्व में जयपुर राज्य में लूट मार मचाया करते थे। मराठों की इन हरकतों से परेशान जयपुर के तत्कालीन शासक हैं प्रताप सिंह। कौन है? प्रताप सिंह। अब माधो सिंह के बाद में जो है शासक बन गए हैं प्रताप सिंह। तो जयपुर के उस समय शासक हैं प्रताप सिंह और वो मराठों की इन हरकतों से क्या है? परेशान है। ठीक है, तो इससे मुक्ति पाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध जो है जोधपुर के शासक महाराजा विजय सिंह से गठबंधन किया और शिवपुर और करौली के शासकों ने भी इस संघ को सैनिक सहयोग दिया। तो प्रताप सिंह ने क्या करा? जोधपुर के शासक है महाराजा विजय सिंह, उनको कहा कि आप हमारा सपोर्ट करिए। फिर शिवपुर और करौली की सेना भी इनके सपोर्ट में आई।
और इनके अतिरिक्त महादजी का साथी मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी भी राजपूतों के साथ हो गया। तो जो मराठाओं का एक सपोर्टर था, एक जो है आंतरिक कह सकते हैं विश्वासघात करने वाला, वो था मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी। कौन है? मोहम्मद बेग हमदानी, जो कि मराठाओं के साथ रहता था, लेकिन उसने भी फिर जो है राजपूतों का साथ देना शुरू कर दिया, यानी राजपूतों के साथ आ गया। 28 जुलाई 1787 को, कब? 28 जुलाई 1787 को लाल सोट के पास में तुंगा नामक स्थान पर मराठों, जिसमें महादजी सिंधिया नेतृत्व करता है, और राठौड़ कछावा गठबंधन। तो ये ध्यान रखना, राठौड़ कछावा गठबंधन किसके किसके बीच हुआ? तो कछावा वंश के प्रताप सिंह और राठौड़ वंश के महाराजा विजय सिंह के बीच में ये गठबंधन हुआ था। और राठौड़ कछावा गठबंधन और मराठाओं की ओर से महादजी सिंधिया के बीच में तुंगा नामक स्थान पर युद्ध होता है, जिसे तुंगा का युद्ध कहते हैं। कब होता है? 28 जुलाई 1787 को। ठीक है, इनके बीच युद्ध हुआ, भयंकर रक्तपात हुआ, और उसके बाद में युद्ध जो है अनिर्णायक रहा। महादजी पीछे हट गया और राजपूत सेना का जो है पलड़ा भारी रहा। तुंगा के युद्ध के बाद में भी मराठे राजपूत राज्यों पर अपना प्रभुत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अंततः मराठों और राजपूतों के मध्य कब? तो 20 जून 1790 को, 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध हुआ। आपको बता दूं, पाटन एक गुजरात के अंदर जगह है। ठीक है, तो पाटन के अंदर इनका क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसमें मराठा सेना को निर्णायक विजय मिली और राजपूत सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो तुंगा के युद्ध में तो जो है राजपूत सेना भारी रहती है और मराठा महादजी सिंधिया हार मानते हैं। लेकिन जब दूसरा युद्ध इन्हीं के बीच में हुआ, पाटन का युद्ध, जो कि हुआ 20 जून 1790 को, उस युद्ध के अंदर जो है मराठा विजयी होते हैं और राजपूत जो है आत्मसमर्पण कर देते हैं। जयपुर के शासक कौन है? प्रताप सिंह। उन्होंने मराठों से मुक्ति का एक और प्रयास किया और उसने जोधपुर की सहायता से 16 अप्रैल 1800 को, कब? 16 अप्रैल 1800 को मालपुरा का युद्ध लड़ा। कौन सा? मालपुरा का युद्ध। तो पहला देखिए, प्रताप सिंह युद्ध लड़ रहे हैं तुंगा का युद्ध, दूसरा लड़ रहे हैं आपके कौन सा युद्ध? पाटन का युद्ध, और तीसरा युद्ध लड़ते हैं मालपुरा का युद्ध। पहला जो तुंगा का युद्ध लड़ते हैं वो 28 जुलाई 1787 को, पाटन का युद्ध लड़ते हैं 20 जून 1790 को, और तीसरा मालपुरा का युद्ध लड़ते हैं आपके कब? 16 अप्रैल 1800 को। ठीक है, किंतु इस बार भी विजय मराठों के हाथ में ही रही और जयपुर राज्य पुनः मराठों से संधि करने को फिर मजबूर हुआ और प्रताप सिंह ने जो है फिर मराठों से पुनः संधि कर ली। ठीक है, तो तुंगा का युद्ध, पाटन का युद्ध, मालपुरा का युद्ध, ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में अब कृष्णा कुमारी जो विवाद है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कृष्णा कुमारी विवाद के बारे में आपने कई बार सुना होगा और आपने जितने भी उत्तराधिकारी संघर्ष वगैरह थे वो आपने समझ लिए हैं। अब कृष्णा कुमारी विवाद के बारे में समझते हैं। मेवाड़ की राजकुमारी थी पहली बात तो कृष्णा कुमारी, ये ध्यान रखना। और कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर के जयपुर के शासक हैं जगत सिंह। कौन है जयपुर के शासक? जगत सिंह। और जयपुर के शासक है मान सिंह। ठीक है, तो देखो मेवाड़ की रानी है भाई, क्लियर? कहाँ की रानी है? मेवाड़ की महारानी, मतलब राजकुमारी है, महारानी नहीं। तो देखिएगा क्या सीन क्या था। सीन देखो बहुत ही गजब का है। मेवाड़ की राजकुमारी है कृष्णा कुमारी। ठीक है, ये अभी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी, इनसे विवाह करना चाहते हैं एक और तो जयपुर के जगत सिंह। कौन है जयपुर के? जगत सिंह। ठीक है, और दूसरी ओर इनसे विवाह करना चाहते हैं जोधपुर के मान सिंह। ठीक है, जोधपुर से कौन आ रहे हैं? मान सिंह। अब इन दोनों के बीच में जो संघर्ष होगा, जो युद्ध होगा,
वही कहानी आपको समझनी है और कुछ भी नहीं है। तो मेवाड़ की राजकुमारी है कृष्णा कुमारी, ध्यान रखना, जयपुर के जगत सिंह और जोधपुर के मान सिंह। अब इनके भी देखिए कैसे युद्ध होता है, वो देखिएगा सीन। अब क्या हुआ कि कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। तो ये भी ध्यान रखना कि ये जो कृष्णा कुमारी है ये किसकी पुत्री थी, तो ये है भीम सिंह की पुत्री। ठीक है, ये पुत्री किसकी है, भीम सिंह की पुत्री है। अब देखिए भीम सिंह जी की पुत्री तो है, अब जिसकी सगाई जो है पहले मारवाड़ के शासक थे भीम सिंह के साथ में तय हुई थी। मारवाड़ के शासक कौन थे, भीम सिंह। तो जो जोधपुर के मान सिंह जी आ रहे हैं ना, वो खुद नहीं आ रहे थे, उनका तो परिवार में मतलब उनके पहले मान सिंह जी से पहले जो शासक थे भीम सिंह, उनके साथ में सगाई तय हुई थी। अब किंतु विवाह से पूर्व ही भीम सिंह की जो है मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर अब समझना, देखो ये पूरा मैं फ्लोचार्ट बनवा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगी ये पूरी स्टोरी फिर। अब ये जो जोधपुर से है ये भाई ये क्यों आना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ के एक शासक थे भीम सिंह, एक है मेवाड़ के अंदर भीम सिंह और एक है यहाँ पर, और इनकी क्या हो जाती है, विवाह से पहले ही मृत्यु हो जाती है। अब विवाह से पहले मृत्यु हो जाती है, तो देखिए भीम सिंह की मृत्यु के बाद में मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का रिश्ता जयपुर के शासक है जगत सिंह के साथ में तय कर लिया। पर इस रिश्ते को मारवाड़ के नए शासक मान सिंह ने मारवाड़ का क्या समझा, अपमान समझा, क्योंकि उनका यह मानना था कि ये जो कृष्णा कुमारी है इसकी एंगेजमेंट, इसका रिश्ता हमारे परिवार से जोड़ा गया था, और मेरे परिवार से अगर जोड़ा गया है तो फिर ये मेरे परिवार की ही बहू बन के रहेगी, इसको जो है हम जयपुर राजघराने की बहू बनने नहीं देंगे। और इतनी हिम्मत कि मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने हमारे घर का रिश्ता जो हमारे जो है भीम सिंह जी की मृत्यु होने के कारण जयपुर के राजघराने से कर दिया। अब ये बात इसको बुरी लगी, अपमान माना, तो मान सिंह ने जो है फिर मेवाड़ पर आक्रमण करने का निश्चय किया। इस घटनाक्रम के कारण एक बार पुनः मराठों और अमीर खां पिंडारी, ये नाम याद रखना, मराठों और अमीर खां पिंडारी को मेवाड़ व मारवाड़ की आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। क्यों, क्योंकि मेवाड़ और मारवाड़ अब क्या करेंगे, झगड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, दोनों के बीच युद्ध होगा तो एक आध पार्टी तो जो है इनको पता है कि मराठा आकर के सहायता करेंगे तो अपन यूं ही जीत जाएंगे, तो एक आध पार्टी तो या तो मेवाड़ वाले जाएंगे या मारवाड़ वाले जाएंगे, किसके पास, मराठाओं के पास। तो अमीर खां पिंडारी और मराठाओं के पास में एक बड़ा सा अच्छा सा अवसर आ गया है कि वापस से वो राजस्थान के अंदर किसी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सके। तो मारवाड़ के शासक मान सिंह का पक्ष लेते हुए, लो अब मारवाड़ वाले पहले ही पहुंच गए मराठाओं के पास, तो मारवाड़ के शासक है जो कि मान सिंह, उनका पक्ष लेने के लिए अमीर खां पिंडारी ने मेवाड़ के अंदर डेरा डाल दिया। ठीक है, वो मेवाड़ में पहले ही पहुंच गया। अमीर खां पिंडारी ने कृष्णा कुमारी की शादी मान सिंह से करने या फिर कृष्णा कुमारी की हत्या करने का प्रस्ताव जो है सीधा सीधा किसके सामने रख दिया, तो मेवाड़ के शासक भीम सिंह के सामने रख दिया। उसकी बात नहीं मानने पर मेवाड़ को उजाड़ने की धमकी दे दी, किसने, अमीर खां पिंडारी ने। अंत में 21 जुलाई 1810 को, कब, 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी के जीवन की समाप्ति के साथ ही इस विवाद का पटाक्षेप हो पाया, पटाक्षेप मतलब खत्म हो पाया, और राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप का यह सबसे काला अध्याय माना जाता है, क्योंकि अमीर खां पिंडारी की वजह से ही मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को 21 जुलाई 1810 में जो है अपने प्राण त्यागने पड़े। अब देखिए कहानी क्या थी, समझ में आ गई ना आपको। तो मेवाड़ की राजकुमारी है कृष्णा कुमारी जो कि भीम सिंह जी की पुत्री है। इस कृष्णा कुमारी की एंगेजमेंट पहले जो है, यानी रिश्ता जो है पहले किसके साथ किया हुआ था, तो पहले रिश्ता किया हुआ था भीम सिंह के साथ में, जो जोधपुर के यानी मारवाड़ के शासक थे। भीम सिंह जी की विवाह से पहले ही मृत्यु होने के कारण जो है जोधपुर, अब इन्होंने एंगेजमेंट किसके साथ फिर कर दी,
तो सेकंड नंबर पर एंगेजमेंट कर दी इन्होंने जयपुर के जगत सिंह के साथ में। और इस बात को जो है जोधपुर के मान सिंह जी ने अपना अपमान माना, और अपमान मानने के कारण ये जो है मेवाड़ पर आक्रमण करना चाहते हैं। मेवाड़ पर आक्रमण करना चाहते हैं तो इनकी सहायता के लिए आता है अमीर खा पिंडारी। अमीर खा पिंडारी। और अमीर खा पिंडारी ने क्या करा, मेवाड़ के अंदर जो है अपना डेरा डाल दिया। और अमीर खा पिंडारी ने फिर जो है भीम सिंह को एक सलाह दी कि कृष्णा कुमारी को या तो मार दिया जाए या फिर जोधपुर के शासक मान सिंह से विवाह किया जाए, यानी कि इस जयपुर राजघराने को जो है इग्नोर मारा जाए। ऐसा किसने कहा? अमीर खा पिंडारी ने। और इन्होंने कहा कि अगर मेरी बात नहीं सुनी भीम सिंह जी तो ये ध्यान रखना मेवाड़ को उजाड़ करके रखने की मेरी कैपेसिटी है। ऐसे धमकी देते हुए जो है इन्होंने फिर क्या करा, इस बिचारी राजकुमारी कृष्णा कुमारी को जो है 21 जुलाई, कब? 21 जुलाई 1810 के अंदर जो है अपने आप की जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी, यानी इसको जो है मृत्यु के घाट उतरना पड़ा। और ये जो है अमीर खा पिंडारी जो कि क्या थे, मराठा सपोर्टर थे, मराठा थे, ठीक है। तो इन्होंने किसका सपोर्ट किया था, ये ध्यान रखना, इन्होंने सपोर्ट किया था जोधपुर के शासक मान सिंह का। तो ये पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। और इस प्रकार से ये जो है पूरे राजस्थान के अंदर मराठाओं के हस्तक्षेप का काला दिन जो है मानते हैं, या काला अध्याय समझा जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद में जो जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष था उसके बारे में बात करते हैं। और यह राजस्थान के अंदर जो मुख्य केंद्र थे तीन, बूंदी, जयपुर, जोधपुर, उसमें अंतिम उत्तराधिकारी संघर्ष है। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण उलझन जोधपुर राज्य के उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर के उत्पन्न हुई थी, और वह कई वर्षों तक चलती रही। ठीक है, जोधपुर के महाराजा थे अभय सिंह। कौन? जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का भाई बखत सिंह अभय सिंह को गद्दी से हटाकर स्वयं जोधपुर का शासक बनना चाहता था। तो जोधपुर के महाराजा हैं अभय सिंह, और अभय सिंह के भाई है बखत सिंह। बखत सिंह चाहते हैं कि अभय सिंह को हटा करके मैं जोधपुर का शासक बनूं। कौन? बखत सिंह ये चाहते हैं। तो इन्होंने जून 1749 ईस्वी को, कब? जून 1749 ईस्वी में अभय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राम सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो जोधपुर के महाराजा अभय सिंह है, जिनके भाई है बखत सिंह। अब बखत सिंह चाहते हैं कि अभय सिंह को हटा करके मैं गद्दी पर बैठूं, लेकिन जून 1749 में जब अभय सिंह की मृत्यु हो गई तो अभय सिंह के पुत्र राम सिंह जो है वो गद्दी पर बैठ गए। तो नवंबर 1750 में बखत सिंह ने क्या करा, राम सिंह को जो है परास्त करके जोधपुर की गद्दी जो है वो हथिया ली, और राम सिंह भाग करके जयपुर आया और माधो सिंह की शरण में चला जाता है। कौन? राम सिंह, जो कि अभय सिंह का पुत्र है। बखत सिंह उसे नवंबर 1750 में परास्त कर देते हैं, और परास्त करके जो है वो वहां से भाग जाता है राम सिंह, और जयपुर के शासक माधो सिंह की शरण में आ जाता है। मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने लगा, और 1752 ईस्वी में जब बखत सिंह ने अजमेर पर अधिकार किया, कब? 1752 में अजमेर पर अधिकार कर लिया, तब उसका विरोध करने के लिए मराठों को एक नया कारण मिल गया, क्योंकि मराठे स्वयं जो है अजमेर पर अधिकार करना चाहते थे। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि मराठाओं के बीच और जो बखत सिंह है उनके बीच में कैसे संघर्ष होगा। तो ये क्या कहानी थी? जोधपुर के शासक है अभय सिंह, उनके भाई है बखत सिंह। बखत सिंह चाहते हैं अभय सिंह को हटाऊं और मैं राजगद्दी पर बैठूं। जून 1749 में अभय सिंह की मृत्यु हो गई तो इनके पुत्र राम सिंह गद्दी पर बैठे। राम सिंह को नवंबर 1750 में बखत सिंह ने क्या करा, परास्त कर दिया, और वो भागकर माधो सिंह की शरण में चले गए। फिर जो है अजमेर पर अधिकार कर लिया, किसने? तो बखत सिंह ने। कब करा? 1752 में। तो अब इससे क्या हुआ, मराठाओं और बखत सिंह के बीच में संघर्ष शुरू होगा। अब 21 सितंबर 1752 को बखत सिंह की मृत्यु हो गई। कब? 21 सितंबर 1752 में फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, और तब उसका पुत्र विजय सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा।
उधर राम सिंह जो है वो जोधपुर की गद्दी प्राप्त करने के लिए मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर ही रहा था। ठीक है, विजय सिंह अब गद्दी पर आ गया। जून 1753 ईस्वी में, कब? जून 1753 ईस्वी के अंदर रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुनः जोधपुर की गद्दी पर बैठाने के लिए जयप्पा सिंधिया को जोधपुर पर आक्रमण करने भेजा। ठीक है, तो 1753 ईस्वी में रघुनाथ राव ने राम सिंह, जो कि भाई शासक था पहले, अब विजय सिंह बना हुआ है, लेकिन राम सिंह को वापस बनाना चाहते हैं मराठा, तो रघुनाथ राव ने क्या करा, जयप्पा सिंधिया जो है उसको बोला कि आप जोधपुर जाओ और जोधपुर पर आक्रमण करो और विजय सिंह को हटाओ और राम सिंह को बिठाओ। 15 सितंबर 1753 ईस्वी को मेड़ता के पास में दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें विजय सिंह परास्त होकर के नागौर की तरफ भागा और नागौर दुर्ग में शरण ली। विजय सिंह मराठों से लंबे समय तक मुकाबले की स्थिति में नहीं आ सका और वह उनसे संधि करने को विवश हो गया। फिर फरवरी 1756 में, कब? फरवरी 1756 में मराठा और जोधपुर के महाराजा विजय सिंह के बीच में संधि हुई और इस संधि की शर्तें इस प्रकार थी। पहली शर्त ये थी कि अजमेर और गढ़ बिटली, जो कि तारागढ़ था, वहां पर मराठों का अधिकार रहेगा। ठीक है, अजमेर पर और गढ़ बिटली, जो कि तारागढ़ था, वहां पर अधिकार किसका हो जाएगा? अब मराठाओं का हो जाएगा। दूसरी कंडीशन मानी कि जालोर सहित आधा मारवाड़, जिसमें आपका सांबर आएगा, मारोट आएगा, सोजत आएगा, परबतसर आएगा, केकड़ी आएगा, ऐसे 54 गांव सम्मिलित थे, पर राम सिंह का भी अधिकार मान लिया गया और जोधपुर, नागौर और मेड़ता पर विजय सिंह का प्रभुत्व मान लिया गया। यानी 84 गांव जो है वो किसको दे दिए गए? राम सिंह को, और आधा जोधपुर, नागौर और मेड़ता, ये भाग किसको दे दिया गया? विजय सिंह को दे दिया गया। तीसरी कंडीशन मानी गई कि विजय सिंह ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए मराठों को देना स्वीकार कर लिया। ठीक है, फिर जिसमें 25 लाख तो वो प्रथम वर्ष में देगा और बचे हुए जो 25 लाख रुपए हैं वो आगामी 2 वर्षों के अंदर देगा, ऐसी इसमें कंडीशन थी। चौथी कंडीशन मानी गई कि राम सिंह ने अपनी सहायता के बदले मराठों को 5 लाख रुपए देने का स्वीकार कर लिया। तो 55 लाख रुपए मराठाओं को तो मिल गए, न लेना न देना। ठीक है, और जोधपुर, अजमेर और गढ़ बिटली पर अधिकार और मिल गया। जोधपुर राज्य के 1.5 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में मराठों को देना, ये भी फिक्स हो गया। जोधपुर राज्य जो है 1.5 लाख रुपए कर देगा। और छठी कंडीशन ये थी, 6 नंबर पर शर्त ये थी कि राम सिंह के द्वारा विजय सिंह की सीमा का अतिक्रमण करने पर विजय सिंह सैनिक कार्यवाही के लिए स्वतंत्र रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ जो है 6 कंडीशंस थी जो फरवरी 1756 में संधि हुई उसकी। ये संधि किसके बीच में होती है? तो ये संधि होती है विजय सिंह और मराठाओं के बीच में। तो ये 6 की 6 संधियां जो आपके शर्तें हैं संधि की, वो याद रखिएगा, हो सकता है कभी कोई शर्त पूछ ली जाए। ठीक है, इसी के साथ में राजस्थान के उपयुक्त प्रमुख जो राज्यों थे उनके साथ साथ लगभग सभी राज्यों में मराठों का प्रवेश हो गया, उनका हस्तक्षेप आरंभ हो गया। केवल बीकानेर और जैसलमेर दो ही ऐसे राज्य थे जो मराठों की लूटमार से बचे रहे। शेष संपूर्ण राजस्थान पर धीरे धीरे मराठों का वर्चस्व स्थापित हो गया और आगे चल के मराठों के सहयोगी रहे पिंडारियों ने भी अपने स्वतंत्र दल संगठित करके जो है राजस्थान में लूटमार आरंभ कर दी और राज्य के सभी कभी भी अधिक संपन्न न रहे और अब तो उनकी आर्थिक दशा अत्यंत खराब हो गई। तो याद रखिएगा, बीकानेर और जैसलमेर दो ही ऐसे राज्य हैं जहां पर मराठाओं ने ना ही लूटमार करी, ना ही किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप वगैरह किया था। बाकी तो पूरे राजस्थान के लगभग हर राज्य में जो है मराठाओं ने हस्तक्षेप किया और मराठाओं ने जो है क्या किया, अधिकार भी किया, लूटमार भी मचाई। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को बताते हुए मुझे ये बड़ी खुशी हो रही है कि आज अपना ये जो प्रमुख राजवंश थे राजस्थान के, वो चैप्टर कंप्लीट हुआ और अगला चैप्टर अपन अगली क्लास के अंदर शुरू करेंगे। तब तक के लिए मेरे दोस्तों बाय बाय। बस आपसे यह कहना चाहूंगा कि यदि आप लोग हमारी ये सभी क्लासेस देख रहे हैं तो जरूर से इन किताबों को भी पढ़ें। केवल यहाँ पर एक्सप्लेनेशन सुन लेने से कुछ नहीं होगा,
आपको बताया तो इसलिए जा रहा है ताकि आप जो है ये करें कि इन किताबों को जैसे जैसे क्लासें अटेंड कर रहे हैं उन्हीं के साथ में ये किताबें पढ़ना भी शुरू करें, क्योंकि आप किताब पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। अगर कहानी रूप में हम जैसे समझा रहे हैं, सुना रहे हैं, तो वो आप सुनते हुए पढ़ेंगे। तो बाकी आपको किताबें पढ़नी ही पड़ेगी दोस्तों, और किताबें पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा। केवल और केवल मेरे वीडियोस देख लेने से, केवल और केवल किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, जब तक आपका बुनियाद, आपकी बेसिक्स जो है अच्छे नहीं होंगे। तो मेरे दोस्तों, सभी पढ़ना जारी रखें। आप देख रहे हैं कि लगातार 2025 का समय भी जो है निरंतर आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, और आपके समय जो है परीक्षाओं का नजदीक आता जा रहा है। आज 2025 का देखिए जनवरी महीना चला गया, बचे कितने? 11 महीने। 11 महीनों में से भी फरवरी जो है उसके 7 दिन चले गए हैं, है ना भाई। आज 8 फरवरी है तो 7 दिन तो चले ही गए हैं, यानी एक वीक चला गया। 4 वीक का होता है, एक वीक चला गया, 3 वीक बचे हैं। ऐसे ही देखते दोस्तों एक समय आएगा कि 2026 के अंदर केवल 3 वीक या 4 वीक बचे होंगे। तो मेरे दोस्तों, पढ़ाई को जो है जारी रखिए, निरंतर पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आप एक दिन नहीं पढ़ते हैं तो आपसे हजारों बच्चे आगे हो जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इस चीज को दिमाग में रखिएगा, तो आप निश्चित रूप से ही पढ़ाई कंटिन्यू रूप से कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।